नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के प्रस्ताव को अपनाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने एक संयुक्त अभियान में 12,000 करोड़ रुपए मूल्य की 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने उद्योगपतियों से हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम 2022 का लाभ उठाने को कहा। सरकार ने दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच मानकों को अधिसूचित किया। चुनावी मुफ्त उपहार यानी फ्री बीज दीर्घकालिक समृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। किसानों ने 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध से फसल को नुकसान होने की आशंका व्यक्त की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के प्रस्ताव को अपनाया है। ये स्वीकृति डिजिटल क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित करती है। साथ ही डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने और डिजिटल रूप से कनेक्टेड अधिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों को मान्यता देती है। इस प्रस्ताव में आधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और डिजी लॉकर जैसे डीपीआई प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इससे पहले केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि, शिक्षा और वित्त क्षेत्रों में डीपीआई के लिए योजनाओं की घोषणा की गई थी। डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है साझा डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के एक ऐसे सेट से जैसे कि एप्लीकेशन, सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म। ये इंटरऑपरेबल ओपन स्टैंडर्ड्स या स्पेसिफिकेशन द्वारा संचालित होते हैं। भारत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले डीपीआईज को सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है और इसमें 3 अलग अलग स्तर हैं। विशिष्ट पहचान यानी आधार, बेहतर भुगतान प्रणाली यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस, आधार भुगतान, ब्रिज आधार सक्षम भुगतान सेवा आदि। इसके अलावा डेटा एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इसमें डिजी लॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर है। वहीं डीपीआई के अगर हम लाभों की बात करें तो आधार के उपयोग से कोविड महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े भुगतानों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सहजता से हस्तांतरित किया गया था। इससे लीकेज को कम करने, भ्रष्टाचार को रोकने, सरकारी योजनाओं में कवरेज बढ़ाने आदि में मदद मिली है। डिजिटल भुगतान के उपयोग से छोटे व्यापारियों को ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली है। इसके अलावा व्यक्तियों और कंपनियों की वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित हुई है। डिजिटलीकरण से अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में भी मदद मिली है। जुलाई 2017 और मार्च 2022 के बीच जीएसटी भुगतान के लिए 8.8 मिलियन नए करदाताओं का पंजीकरण इसका प्रमाण है। इसके अलावा कोविन प्लेटफॉर्म की वजह से भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को तीव्र गति से आगे बढ़ाने में मदद मिली है। और अगर अन्य संबंधित सुर्खियों की बात करें तो भारत ने G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के माध्यम से सभी डिजिटल पहलों को समेकित करने का प्रस्ताव दिया। ये पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन में स्थित होगी। अगला टॉपिक है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने एक संयुक्त अभियान में 12,000 करोड़ रुपए मूल्य की 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की। ड्रग्स की जब्ती ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत की गई है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत अफगानिस्तान से समुद्र मार्ग होकर आने वाले ड्रग्स की तस्करी पर नजर रखी जाती है। ये देश में मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है। मेथाम्फेटामाइन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाली एक शक्तिशाली दवा है। मेथाम्फेटामाइन का मुख्य स्रोत डेथ क्रिसेंट या फिर गोल्डन क्रिसेंट है। इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी और भारत में इसके स्वरूप की अगर हम बात करें तो भारत गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट में उत्पादित ड्रग्स के लिए पारगमन केंद्र के साथ साथ एक गंतव्य देश भी बन गया है। हाल ही के वर्षों में भारत में तस्करी की जाने वाली कुल अवैध ड्रग्स का लगभग 70% हिस्सा समुद्री मार्गों से आता है। हेरोइन की अधिकतर तस्करी पंजाब, जम्मू और कश्मीर से लगने वाली भारत-पाकिस्तान सीमा से होती है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारत ने कई कदम भी उठाए हैं, जैसे कि भारत संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग कन्वेंशंस का हस्ताक्षर करता है। इनमें नारकोटिक्स यानी स्वापक ड्रग्स पर कन्वेंशन 1961, साइकोट्रोपिक यानी मनः प्रभावी पदार्थों पर कन्वेंशन 1971 आदि शामिल है। नार्को समन्वय केंद्र तंत्र की स्थापना की गई। ये केंद्र ड्रग्स तस्करों को रोकने के लिए बने अलग अलग कानूनों को लागू करने और केंद्र तथा राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर केंद्रित है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 जैसे कानून और नशा मुक्ति भारत वार्षिक कार्य योजना जैसे कार्यक्रम लागू किए गए हैं।
संपूर्ण भारत में ड्रग्स जब्ती डेटा के डिजिटलीकरण के लिए सिम्स यानी जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि ड्रग्स तस्करी रोकने में एजेंसियों द्वारा सामना की जाने वाली कई चुनौतियां हैं, जैसे कि इंटरनेट पर ड्रग्स बेचने वाले गैर कानूनी फार्मेसी मौजूद हैं। समुद्री मार्ग में तस्करी में वृद्धि हुई है। ड्रग्स तस्करी के लिए कुरियर सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है और ऑर्डर देने और भुगतान करने के लिए डार्क नेट का उपयोग किया जा रहा है। अगला टॉपिक है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने उद्योगपतियों से हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम 2022 का लाभ उठाने को कहा है। केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए विद्युत हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन नियम 2022 को अधिसूचित किया है। खुली पहुंच यानी ओपन एक्सेस से मतलब है कि विद्युत के पात्र उपभोक्ताओं, उत्पादकों और राज्य वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स को प्रदान की जाने वाली विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली सेवाओं तक बिना किसी भेदभाव के पहुंच उपलब्ध करवाना। GOAR 2022 की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों सहित हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देना है। सभी उपभोक्ताओं को हरित खुली पहुंच की अनुमति दी गई है। साथ ही हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस यानी खुली पहुंच लेन देन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है। उपभोक्ता डिस्कॉम से हरित ऊर्जा की आपूर्ति की मांग कर सकते हैं। वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक आधार पर हरित ऊर्जा खरीदने की अनुमति दी गई है। विद्युत वितरण लाइसेंस धारियों के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं पर एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व यानी RPO लागू होगा। संस्थाओं को उनके RPO लक्ष्य की पूर्ति में सहायता के लिए ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया को भी शामिल किया गया है। GOAR यानी कि हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम 2022 का महत्व ये है कि इससे भारत को उसके अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC लक्ष्य के अनुरूप 2030 तक उत्सर्जन में 45% तक की कटौती करने में मदद मिलेगी। ऊर्जा की लागत में महत्वपूर्ण कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी। सभी की वहनीय, विश्वसनीय, सतत और हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। विद्युत मंत्रालय के तहत भारत में विद्युत बाजार के विकास के लिए गठित समूह ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस समूह ने सिफारिशें की हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड के साथ बेहतर एकीकरण किया जाना चाहिए। विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसके लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। डे अहेड मार्केट पहल को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। पूर्व स्वीकृत आपूर्ति में किसी भी प्रकार के विचलन के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय स्तर संतुलन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। सरकार ने दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच मानकों को अधिसूचित किया। इनके मानकों के उद्देश्य हैं दिव्यांग व्यक्तियों को निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को सुलभ स्वास्थ्य देखभाल के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना। स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सीमित करने वाले कारकों में कई ऐसे कारक हैं जैसे कि अगम्य भौतिक अवसंरचना, यानी कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तक लोगों की पहुंच नहीं है, वहां तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सूचना तथा संचार सामग्री का पहुंच से बाहर होना। इसके अलावा उपचार से वंचित किया जाना, कई लोगों को उपचार से वंचित कर दिया जाता है। वहीं अप्रशिक्षित और अपर्याप्त कर्मचारी भी एक कारक हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या के लगभग 2.21% है। दिव्यांगों के लिए जो पहले शुरू की गई हैं, उसके मुताबिक भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। ये बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क 2002 का हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा पत्र का एक हस्ताक्षरकर्ता देश भी है। इस घोषणा पत्र को भारत ने 2000 में साइन किया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया गया है। इसके अलावा 2 नए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है, जिसमें कि भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र तथा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना की गई है। योजनाओं और अभियानों की बात करें तो सहायक उपकरण की खरीद या फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं और सुगम्य भारत अभियान है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उत्पादों और सेवाओं के लिए अभिगम्यता अपेक्षाएं पर BIS मानक IS 17802 जारी किया गया है। और आइए बात करते हैं चुनावी माहौल में जो फ्री के उपहार दिए जाते हैं उस पर।
तो चुनावी मुफ्त उपहार दीर्घकालिक समृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के दौरान किए जाने वाले तर्कहीन मुफ्त उपहारों के वादों को चुनावी मुफ्त उपहार कहा जाता है, यानी फ्री बीज कहा जाता है। उदाहरण के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा, ऋण माफी, भत्ते, लैपटॉप आदि। इनमें से कुछ मुफ्त उपहार लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद भी करते हैं। साथ ही ये अन्य मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, जीवन यापन की बढ़ती लागत, आर्थिक असमानताओं आदि को अस्थायी रूप से दूर करने में भी मदद करते हैं। हालांकि ये चलन लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विपरीत है, साथ ही कई अन्य समस्याओं को भी जन्म देता है। जैसे कि आर्थिक मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुफ्त उपहार सरकारी कोष पर भारी दबाव डालते हैं। ये राजकोषीय संतुलन और समष्टि आर्थिक यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। वहीं अगर हम राजनीतिक मुद्दे की बात करें तो ये प्रथा राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा के समान अवसर को विकृत करती है। इसके अतिरिक्त अन्य दलों की तुलना में सत्ताधारी दल के पक्ष में रहती है। कम प्रयास करना या आलस्य जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं। संबंधित मुफ्त उपहारों को प्राप्त करने वालों और उनसे वंचित रहने वालों के बीच कृत्रिम विभाजन पैदा होता है। इससे सामाजिक सामंजस्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। वहीं इससे संसाधनों का दुरुपयोग भी होता है, जैसे कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी जैसी घोषणाओं से ऐसे संसाधनों का कुशल उपयोग हतोत्साहित होता है। चुनावी मुफ्त उपहारों को रोकने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि विशेष रूप से राज्यों के मामले में राजकोषीय घाटे की सीमा को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अतार्किक यानी इलॉजिकल जो व्यय है उसको रोकने के लिए वित्तीय विनियामक संस्थाओं को सशक्त करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में क्षमता निर्माण के माध्यम से समृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाकर चुनावी वादों के नियम बना सकता है। और आइए अब बात करते हैं कीटनाशकों की। किसानों ने 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध से फसल को नुकसान होने की आशंका व्यक्त की है। केंद्र सरकार ने 27 कीटनाशकों के सुरक्षा, विषाक्तता, प्रभावकारिता आदि से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टीपी राजेंद्रन समिति का गठन किया था। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिबंधों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान पर चिंता प्रकट की गई। केंद्र सरकार ने 2020 में कवकनाशकों और शाकनाशकों सहित कुल 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन्हें मनुष्यों और जानवरों के लिए खतरनाक माना गया था। इससे पहले अनुपम वर्मा समिति ने 66 कीटनाशकों की एक अधिक व्यापक सूची की समीक्षा की थी। इसके बाद ही इन 27 कीटनाशकों की सूची तैयार की गई थी। हालांकि हाल ही में सरकार ने पहले से सूचीबद्ध 27 कीटनाशकों में से केवल 3 पर ही प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। इन 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध को लेकर कई चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जैसे कि इन कीटनाशकों के प्रयोग से बड़े पैमाने पर फसलों को कीटों से होने वाली क्षति से बचाया गया था। अलग अलग एमएसएमई सहित कीटनाशक उद्योग ने इन कीटनाशकों के निर्माण के लिए पर्याप्त निवेश किया है और ऐसे में इन पर प्रतिबंध से इन उद्योगों को बंदी का सामना करना पड़ सकता है। कुल कीटनाशक निर्यात में इन 27 कीटनाशकों की हिस्सेदारी लगभग 30 से 37% है, यानी कि इन पर प्रतिबंध लगाने से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा किसान वैकल्पिक कीटनाशकों की उपलब्धता को लेकर भी आशंकित है, जो कि प्रतिबंधित कीटनाशकों की तुलना में ज्यादा महंगे हैं। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। हाल ही में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की गई है। सीबीआई निदेशक का चयन एक उच्च स्तरीय समिति करती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होते हैं। सीबीआई निदेशक को 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। हालांकि इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। इसे 1963 में एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ये दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 द्वारा शासित है। ये कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन है। ये इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच में समन्वय करने वाली भारत की नोडल एजेंसी है। अगला टॉपिक है सी-पेस यानी त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र। सी-पेस की स्थापना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने की है। इसे कंपनियों की समस्या को मुक्त फाइलिंग और समयबद्ध तथा प्रक्रियाबद्ध तरीके से एमसीए रजिस्टर से अपना नाम हटाने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। सी-स्पेस हितधारकों के लिए अधिक सार्थक डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा रजिस्ट्री को त्रुटिहीन रखने के साथ साथ रजिस्ट्री पर अनावश्यक दबाव को कम करने में भी मदद करेगा। ये केंद्र मानेसर, हरियाणा में भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान में स्थित है। अगला टॉपिक है सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची।
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी प्रदान की है। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत उन मदों को सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें सशस्त्र बल अनिवार्य रूप से केवल घरेलू विनिर्माताओं से ही खरीद सकते हैं। इन मदों के विनिर्माता निजी क्षेत्र या फिर रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से हो सकते हैं। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी DAP 2020 में मेक एंड इनोवेशन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य निजी भागीदारी के माध्यम से रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को सुविधा प्रदान करना है। अगला टॉपिक है समुद्र शक्ति 23। ये भारत इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अगला टॉपिक है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। DGQI सर्वेक्षण प्रशासनिक डेटा प्रणालियों के परिपक्वता स्तर का मापन करता है। साथ ही ये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन पर अलग अलग मंत्रालयों एवं विभागों के निर्णय निर्माण में इन प्रणालियों के उपयोग को भी मापता है। इस सर्वेक्षण का संचालन नीति आयोग का विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय करता है। DGQI मूल्यांकन में डेटा निर्माण, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण आदि सहित 6 प्रमुख विषय शामिल हैं। पालघाट दर्रा, ये पश्चिमी घाट में एक महत्वपूर्ण गैप है। ये एक भूवैज्ञानिक अपरूपण क्षेत्र है यानी शीयर जोन है जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तारित है। अपरूपण क्षेत्र भूपर्पटी में कमजोर क्षेत्र होते हैं। ये एक गलियारा है जो कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है। भरतपुझा नदी इसी के माध्यम से प्रवाहित होती है। पालघाट दर्रे की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के गोंडवाना भूभाग से अलग होने के बाद महाद्वीपीय शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट के प्रवाह से हुई है। पालघाट दर्रे के उत्तर में स्थित पश्चिमी घाट में वार्षिक रूप से अधिक वर्षा होती है, लेकिन इसके दक्षिणी भाग में वर्ष भर समान मात्रा में वर्षा होती है। पालघाट दर्रे में पाई जाने वाली वनस्पति को शुष्क सदाबहार वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकरण इस क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों में मौजूद विभाजन को भी चिन्हित करता है। पालघाट दर्रे के दक्षिण में स्थित पश्चिमी घाट के हिस्से में प्रजातीय समृद्धता और जाति वृत्तीय यानी फिलोजेनेटिक विविधता प्रचुर मात्रा में मौजूद है। फिलोजेनेटिक विविधता प्रजातियों के अलग अलग समूहों के बीच आनुवांशिक संबंध को प्रकट करती है। केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर। सरकार देश भर में CIER प्रणाली शुरू करने जा रही है। CEIR यानी गुम या चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विभाग का एक नागरिक केंद्रित पोर्टल। ये गुम या चोरी हुए मोबाइल उपकरणों को सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स के नेटवर्क में ब्लॉक करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे भारत में गुम या चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके तहत गुम या चोरी हुए स्मार्टफोन की रिपोर्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को इंस्टॉल किए गए सिम कार्ड के मोबाइल नंबर, IMEI नंबर और एक मोबाइल खरीद इनवॉइस बिल जैसे विवरण की जरूरत होती है। महाउपनिषद। कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन का डिजाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है। यह यंत्र देवी सरस्वती की अमूर्त प्रस्तुति है। यह यंत्र प्राचीन ग्रंथ महाउपनिषद में उल्लिखित है। देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, वाणी, बुद्धि और विद्या का संरक्षक माना जाता है। महाउपनिषद एक संस्कृत ग्रंथ है और लघु उपनिषदों में से एक है। ये ग्रंथ 2 संस्करणों में उपलब्ध है। कुछ संकलन में ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है और कुछ में ये सामवेद से जुड़ा हुआ है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। म्यांमार, यहाँ की राजधानी नेपिटा है। चक्रवात मोका को सुपर साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह हाल ही में म्यांमार के तट से टकराया है। सुपर साइक्लोन का मतलब है उष्णकटिबंधीय तूफान। ऐसे तूफानों में पवन का वेग 222 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा या उसके बराबर होता है। म्यांमार बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस, थाईलैंड, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट खाकाबो है। महत्वपूर्ण नदियां हैं इरावदी और सालवीन, जिसको थानवीन भी कहा जाता है, और सितांग नदी भी इसकी प्रमुख नदी है। प्रमुख पर्वत हैं रखाइन और बागो और प्रमुख झीलें हैं इंडाजी और इनले। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। अक्कम्मा चेरियन। अक्कम्मा चेरियन का जन्म 1909 में केरल के त्रावणकोर में हुआ था। वर्ष 1938 में उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर त्रावणकोर राज्य कांग्रेस में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए अपना अध्यापन कार्य त्याग दिया था। उन्होंने 1938 में त्रावणकोर के तत्कालीन राजा और दीवान के खिलाफ एक विरोध कूच का नेतृत्व किया था। इसका उद्देश्य जेल में बंद नेताओं को रिहा करने के लिए शासकों पर दबाव डालना और त्रावणकोर में एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करना था। महात्मा गांधी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी की संज्ञा दी थी। उन्हें देश सेविका संघ को संगठित करने का कार्य सौंपा गया था। स्वतंत्रता के बाद वो 1947 में त्रावणकोर विधानसभा के लिए चुनी गई थी।
उन्होंने जीवितम और समरम यानी जीवन एक संघर्ष नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। अक्कम्मा चेरियन साहस, समर्पण, निस्वार्थता जैसे गुणों से परिपूर्ण थी। और इसके साथ ही यंग समाप्त होता है। विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।